हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस तो जीएनएम स्पेशल। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जिसको हम बोलते हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। तो हम इसको देखने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, जिसके दौरान की जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो है पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, जिसके द्वारा कि इंसुलिन सेक्रेट होता है, उसके कमी आ जाने के कारण होता है। ठीक है। कई बार इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त होने पर भी शरीर की कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का सही से उपभोग नहीं किया जा सकता है, मतलब सही से इसको जो सेल्स होते हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये डायबिटीज़ जो है ये हो जाता है। तो बीटा सेल्स के पेनक्रियाज के बीटा सेल्स से अगर इंसुलिन की कमी आ जाएगी तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। तो बहुत सारे जो डायबिटीज़ होते हैं, बहुत सारे डायबिटीज़ को यहाँ पे वर्गीकरण जो किया गया है, वाइट्स क्लासिफिकेशन उसको बोला जाता है। तो अगर हम वाइट्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो हमें देखना है, मेनली हमें देखना है A1 और A2। A1 जो है ये भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है और A2 भी जो है ये भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। और दोनों में अंतर क्या होता है कि एक में हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर एक में हमें इंसुलिन जो A2 होते हैं उसमें हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज मिलेटस होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज मिलेटस होता है, इसको ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़, और फिर एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, फिर एक होता है ओवर्ट डायबिटीज मिलेटस। तो प्री गेस्टेशनल में हमें नाम से ही पता है कि ये प्री गेस्टेशनल मतलब कि जो गेस्टेशन का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, और प्री गेस्टेशन मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले जो डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। फिर एक गेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ओवर्ट एक अलग टाइप का होता है। हम तीनों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अगर प्री गेस्टेशनल की डायबिटीज़ की बात करें तो प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्भवती होने से पूर्व ही डायबिटीज मिलेटस मौजूद होता है, तो इसे प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। तो आइए हम इसके दोनों प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस की अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी शुरुआत यंग एज में ही हो जाती है। ठीक है। जो लड़की होती है, यंग होती है, उसी यंग एज में ही उसकी शुरुआत हो जाती है। ये अचानक होता है। ठीक है। अचानक होता है और गंभीर रूप से होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक्यूट वो होते हैं जो कि अचानक से होते हैं और गंभीर रूप से होते हैं। क्रोनिक वो होता है जो कि धीरे धीरे होता है और उतना ज़्यादा गंभीर नहीं होता, पर ये लंबे टाइम तक होता है। तो इस प्रकार से डायबिटीज़ के दौरान जो ब्लड इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है। ब्लड का इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें इंसुलिन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है और डाइट थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें आहार जो होते हैं डाइट, उसका भी बदलाव करना पड़ता है उसमें, और सही तरह के आहार का उपयोग करना पड़ता है। इसे टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस भी कहते हैं। ठीक है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस। हम इसको शॉर्ट में DM बोलेंगे, तो टाइप 1 DM। फिर एक दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, यानी कि ये जो है इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। हमारा फर्स्ट वाला जो था ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट था, पर ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसकी शुरुआत लेट एज में होती है, ये धीरे धीरे होता है। और इस डायबिटीज का सामान्यतः जो अनुवांशिक रूप यानी कि जो हेरिडेटरी जो होता है ये डायबिटीज, रक्त इंसुलिन स्तर ये नॉर्मल भी हो सकता है, जो इंसुलिन का लेवल है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ये डायबिटीज प्राय ओवरवेट महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। इसे टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस यानी कि टाइप 2 DM भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम एक तरह से क्रोनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है और लेट एज में हो रहा है, तो हम इसको क्रोनिक भी बोल सकते हैं। फिर होता है एक यहाँ पे एक चीज़ है कि जो प्री गेस्टेशनल डायबिटीज है, ये जितने भी कुल गर्भवती महिलाओं में जितना भी लगभग 0.5 से 1% महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है। प्री गेस्टेशनल डायबिटीज टोटल जितने भी महिलाएं होती है उसमें से 0.1, 0.5 या से 1% महिलाओं में, यानी आधा से 1% महिलाओं में ये पाया जाता है प्री गेस्टेशनल डायबिटीज। फिर जो दूसरा है हमारा है वो है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस की अगर हम बात करें तो जब किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ही पहली बार डायबिटीज उत्पन्न हो, यानी कि जो पहली बार डायबिटीज उसको हो रहा है वो हो रहा है मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान, अथवा गर्भावस्था के दौरान ही पहली बार डायबिटीज डायग्नोस हो, मतलब पता ही पहली बार चल रहा है इसके टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये
गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस है। गेस्टेशनल का मतलब प्रेगनेंसी की हुए है और उसके बाद डायबिटीज मिलेटस है। ये जो पता चलता है हमें, ये नॉर्मली हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में पता चलता है या फिर जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि बोल सकते हैं कि 7, 8, 9th मंथ, या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 4, 5, 6 मंथ, तो उसके लास्ट में यानी कि 6th मंथ में पता चले या फिर उसके बाद पता चले तो हम बोलेंगे उसको गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस है। ये लगभग 3 से 10% महिलाओं में पाया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी डायबिटीज होते हैं, अगर हम नॉर्मली बात करें जितने भी महिलाओं में डायबिटीज होता है तो उसमें से 3 से 10% होता है, पर अगर सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती है उसको जब डायबिटीज के देखें तो लगभग 90% केसेस में यही पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज के रिस्क फैक्टर के बारे में, अगर हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री रही है या फिर जो महिला जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, जो महिला जो है वो अगर प्रेग्नेंट हुई है और उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो डायबिटीज हो सकता है, या फिर जो महिला का ओबीस है और या ओवरवेट है तो ऐसी महिलाओं में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर जो पहले इससे पिछली बार जब उसकी मतलब उसने जब बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा 4 किलो से ज़्यादा वजन का था तो भी डायबिटीज हो सकता है। फिर स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में या फिर जिसको PCOS है तो ऐसी महिलाओं में भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटीज होने के। फिर जो वर्तमान जो गर्भावस्था है उसके दौरान अगर पॉलीहाइड्रामनियोस उपस्थित है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड ये अगर ज़्यादा है, ठीक है, जिसको कि हम लोग पॉलीहाइड्रामनियोस भी बोलते हैं, तो उसके अगर वो ज़्यादा है तो उसके वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। फिर जो महिलाएं हैं उसको अगर बार बार जो वेजाइनल कैंडिडियासिस हो रहा है, मतलब कि ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है वेजाइना का, ठीक है, तो अगर वेजाइनल कैंडिडियासिस इन्फेक्शन अगर हो रहा है बार बार महिलाओं को तो उसको भी गर्भावस्था के दौरान ये डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम देखेंगे उसके डायग्नोसिस, क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, कि हम उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ये दिया गया है वो है कारपेंटर और कॉस्टन। तो इनके अनुसार हम अगर बात करें तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि महिला का जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल पता किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको 100 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हैं मुंह से, यानी कि ओरली, मुंह द्वारा खिलाया जाता है। अब इसके बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद फिर से ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो उसमें अगर हमें अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 95 mg/dl या इससे ज़्यादा मिलता है और ग्लूकोज देने के 1 घंटे के बाद अगर हमें 180 mg/dl से ज़्यादा मिले और ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद 155 mg/dl से ज़्यादा मिले और 3 घंटे के बाद अगर 140 mg/dl से ज़्यादा मिले, और इसमें से अगर कोई भी 2 अगर हमें उपस्थित मिल जाता है कि अगर फास्टिंग वाला ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है या फिर कोई भी, मतलब इस 4 में से कोई भी 2 अगर हमें वैल्यू ज़्यादा मिलता है तो ये हमें बताता है कि हमें डायबिटीज मिलेटस वाली महिलाएं ये है, गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस वाली। फिर लेकिन अगर हम बात करें इंडियन नेशनल डायबिटीज जो डाटा ग्रुप है, ये कैसे चेक करते हैं, इनको लगता है कि भारत की महिलाएं हैं वो ज़्यादा रसगुल्ला खाती है तो फिर इसका ऑलरेडी हाई ही रहता है। तो इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें भी सेम ही तरह से चेक किया जाता है कि मतलब पहले फास्टिंग ग्लूकोज चेक करेंगे, फिर 100 ग्राम ग्लूकोज देखेंगे और उसके बाद 100 ग्राम ग्लूकोज महिला को पिलाएंगे और फिर 1, 2 और 3 घंटे के बाद चेक करेंगे। तो पर इसमें जो लेवल है, इसमें जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। फास्टिंग उसमें से कितना था, 95 था, पर यहाँ जो है इंडियन वाले में ये 105 mg/dl है, ठीक है। और 1 घंटे के बाद अगर 190 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए और 2 घंटे के बाद 165 और 3 घंटे के बाद 145 mg/dl। अगर इनमें से कोई भी 2 वैल्यू में मिलता है, जो कि मतलब कि 190 या उससे ज़्यादा मिले, 165 या उससे ज़्यादा मिले, कोई भी 2 वैल्यू हमें अगर ज़्यादा मिलता है तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये जो है गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस वाली महिला है। फिर अगर हम तीसरी बात करें तो वो होता है हमारा ओवर्ट डायबिटीज मिलेटस। हमने पढ़ा था अभी एक प्री गेस्टेशनल जो कि हमने पढ़ लिया, जिसमें कि 2 था, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। फिर दूसरा जो था वो डायबिटीज मिलेटस और तीसरा जो है ये ओवर्ट डायबिटीज मिलेटस। तो इसमें क्या होता है कि डायबिटीज के लक्षण की उपस्थिति के साथ जो कैजुअल प्लाज्मा शुगर लेवल 200 mg/dl या इससे ज़्यादा हो जाए तो इस स्थिति को ओवर्ट डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। इसमें जो लक्षण है डायबिटीज के वो तो दिख ही रहे हैं और साथ में जो कैजुअल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है ये 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे इसको ये ओवर्ट डायबिटीज मिलेटस है।
इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ठीक है। इसका डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, अमेरिकन जो डायबिटिक एसोसिएशन है वो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 126 mg/dl या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और फिर महिला को हम 75 mg जो है उसमें हम नॉर्मली 100 पिलाते थे जो हम पढ़ा था, और इसमें हम लोग 75 mg ओरल ग्लूकोज देते हैं। और 2 घंटे के बाद अगर ये जो लेवल है ये 200 mg/dl या इससे ज़्यादा आए तो इस स्थिति को ओवर्ट डायबिटीज की उपस्थिति को ये प्रदर्शन करती है, मतलब हम मान लेंगे कि ये ओवर्ट डायबिटीज वाली महिला है। तो सबसे पहला इसमें क्या दिख रहा है हमें कि 126 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए फास्टिंग वाला, फिर 75 ग्राम अगर हम उसको ओरल ग्लूकोज देंगे और 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाए 2 घंटे के बाद तो ये ओवर डायबिटीज़ को दर्शाएगा। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ होती है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। तो जो कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये हम देखेंगे 2 चीज़ों में, मतलब कि एक तो पहले मदर का कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, फिर जो फीटस या जो बच्चा है उसका कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो गर्भावस्था के दौरान जो मदर है, अगर गर्भावस्था के दौरान हम देखें कॉम्प्लिकेशन मदर को क्या होता है तो उसको क्या होता है कि एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म लेबर, यूटीआई यानी कि जो मूत्रमार्ग का इन्फेक्शन होता है वो होने के चांसेस रहते हैं, फिर कीटोसिस या फिर डायबिटीज रेटिनोपैथी जिसमें कि आँख जो इफेक्ट हो जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होता है। ये गर्भावस्था के दौरान है। फिर हम देखेंगे प्रसव के दौरान, प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान, उस टाइम पे महिला को जो मदर है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, यानी कि जो लेबर है इसकी जो है मतलब कि बढ़ सकती है टाइमिंग, यानी कि 12 जो घंटा होता है इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि जो लेबर है वो 12 घंटे से ज़्यादा चल रहा है। फिर बर्थ कनाल या जो पेरिनियम में है इंजरी हो जाती है, या फिर जो शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। फिर जो अगर हम देखेंगे पोस्टपार्टम पीरियड में, यानी कि जो डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है 42 डेज का, तो जो हमें पता है कि ये सूतिका अवस्था हम लोग बोलते हैं इसे, तो उस पीरियड में क्या क्या चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे सेप्सिस होने के चांसेस होता है जिसको कि हम लोग सूतिका अवस्था संक्रमण या फिर परप्यूरियल सेप्सिस भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे बच्चे का, यानी कि जो चाइल्ड होता है उसका क्या क्या मतलब कि हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसका सर बड़ा हो सकता है, उसकी जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है जिसको हम लोग शॉर्ट में IUGR बोलते हैं। फिर उसको कोई जन्मजात विकृतियाँ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ साथ बच्चे के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर हम देखेंगे इसके लक्षण के बारे में कि इसके जो क्लिनिकल लक्षण है या फिर जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या होता है। तो क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, अधिक मूत्र त्याग करना, वजन कम हो जाना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, और योनि में बार बार जो फंगल इन्फेक्शन है ये हो जाना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजाइनल कैंडिडियासिस जो हो रहा था। फिर बार बार मूत्रीय मार्ग का इन्फेक्शन होना जिसको कि हम लोग UTI भी बोलते हैं, UTI होना। और गर्भावस्था की अवधि जो है की तुलना में जो गर्भस्थ शिशु है, जो बच्चा है अंदर में, उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में, तो वो उससे जो है बच्चे का साइज ज़्यादा बड़ा हो सकता है। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, ये तो है ही। फिर मूत्र के साथ ग्लूकोज का बाहर निकलना, यानी कि जिसको हम लोग ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। फिर एमनियोटिक थैली में एमनियोटिक द्रव की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है जिसको कि हम लोग पॉलीहाइड्रामनियोस बोलते हैं, कि एमनियन जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे लक्षण हमने देख लिए। अब हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हमने अलग अलग तरह के डायबिटीज़ पढ़े हैं, तो उसी के अनुसार हमें अलग अलग स्टेज पे इसके मैनेजमेंट भी करने होते हैं। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट होगा, अगर जो प्री डायबिटीज़ वाली कोई महिलाएं हैं तो उसमें क्या होता है कि जो काउंसलिंग करते हैं कॉन्सेप्शन से पहले ही, जब गर्भ धारण करना होता है तो उससे पहले ही हम उसे कॉन्सेप्शन करते हैं। जैसे कि अगर पहले ही पता चल जाए कि महिला को डायबिटीज़ है और तो उसको ब्लड जो शुगर है उसको नियंत्रित करने के लिए गर्भवती होने से पूर्व ही काउंसलिंग देना अति आवश्यक होता है। इसके दौरान क्या होता है कि जो महिला होती है उसको स्त्री रोग जो विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, इसके साथ साथ डायबिटिक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसके पास भी उनसे भी सलाह लेने के लिए बोला जाता है। फिर महिला को आहार जो डाइट है उसको मतलब कि व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, उसको अगर महिला अगर ओबीस है या ओवरवेट है तो उसको वजन कम करने के लिए बोला जाता है। और बच्चे में जो जन्मजात विकृतियां हैं उसके बारे में हमें पहले से बताना होता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है तो। फिर इसको इंसुलिन थेरेपी के बारे में बताना होता है। और जो महिलाएं जो गर्भ धारण करने से पहले ही अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से वो काउंसलिंग ले लेती है तो ऐसा देखा गया है कि उसके जो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होने के जो चांसेस होते हैं बच्चे में, जन्मजात विकृतियां जो होने के चांसेस होते हैं बच्चे में, वो संभावना जो है वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। तो ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगर हम बात करें एंटीनेटल केयर के बारे में,
तो एंटीनेटल केयर क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होने के बाद और डिलीवरी से पहले वाला जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल केयर। उस टाइम पे जो केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम के अगर हम केयर की बात करें तो जो सबसे पहले डायबिटीज़ वाले महिला हैं उसको एंटीनेटल केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एंटीनेटल विजिट के दौरान जो है डायबिटीज़ के साइंस और सिम्टम्स को गंभीरता से चेक किया जाता है, और अगर कोई लक्षण मौजूद है तो पहले से ही मतलब पता चल जाएगा इससे। फिर आहार संबंधी सलाह, जो डाइट के रिगार्डिंग क्या उसको बताया जाता है, तो डाइट के रिगार्डिंग बताया जाता है कि हर दिन जो महिला को 2000 से 2200 कैलोरी उसको मतलब कि बोला जाता है खाने के लिए। और ये वजन पे भी निर्भर करता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि पतली दुबली महिला है तो उसको उतना नहीं बोला जाएगा खाने के लिए, और साइज के हिसाब से भी होता है महिला के। पर जो नॉर्मल होता है वो 2000 से 2200 नॉर्मल किसी को भी बोला जा सकता है खाने के लिए। इसको जो है इतना जो खाना है इसको 3 बार में खाना है, लंच डिनर करके रूप में बराबर बराबर भाग में बांट के। और जो डाइट होगा उसमें से 50 से 60% हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, यानी कि चावल वगैरह का। और जो 25 से 30% हिस्सा जो है वो हेल्दी फैट का होना चाहिए, और 20 से 30% जो 15 से 20% हिस्सा है वो प्रोटीन का होना चाहिए, ऐसा समझाया जाता है महिला को। फिर अगर महिला ओवीज है या फिर ओवरवेट है तो उसको तेल घी वगैरह खाने के लिए मना कर देते हैं, और जो ऐसा खाना खाने के लिए बोलते हैं जो कि इजीली पच जाए, यानी कि सुपाच्य हो, और जो है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, मतलब कि उसमें न्यूट्रिशन होनी चाहिए। कुछ फालतू की चीज़ें खाने के लिए नहीं बोलते हैं, जंक फूड वगैरह या फिर बेवरेजेस वगैरह खाने के लिए उसको नहीं मना किया जाता है। फिर अगर हम अगला पॉइंट करें तो ये है कि आवश्यकता अनुसार जो है अतिरिक्त विटामिन या फिर जो खनिज लवण होते हैं उनको अलग से भी देने के लिए उनको मतलब कि कहा जाता है अगर ज़रूरत होती है तो। फिर महिला को लाइट एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है, और बोला जाता है कि जो वातावरण है वो ज़्यादा अधिक गर्म नहीं होना चाहिए जिसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर उसको जो है इंसुलिन थेरेपी के बारे में भी बताया जाता है। अगर जो पहली बार गर्भावस्था के दौरान ही अगर डायग्नोस हुआ है और डायबिटीज़ और डाइट थेरेपी वगैरह से मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसको इंसुलिन भी दिया जाता है, ठीक है। और इंसुलिन थेरेपी के दौरान जो कैलोरी इंटेक को हल्का सा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन जाता है तो फिर जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने का चांसेस बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है ब्लड में। तो हाइपोग्लाइसेमिया में जाने के चांसेस होते हैं, इनके ब्लड में जो है वो कम होने का चांसेस रहता है ग्लूकोज का, तो इसलिए उस टाइम पे इंटेक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और डाइट जो थेरेपी करते हैं और इंसुलिन थेरेपी के द्वारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो हमें कितने पे मेंटेन करके रखना होता है, तो इतने पे मेंटेन करके रखना होता है कि खाने से पहले उसका 90 mg/dl के आसपास होना चाहिए, खाने के 1 घंटे के बाद 140 mg/dl के आसपास होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद 120 mg/dl के आसपास होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैनेज करके रखना होता है, उसी हिसाब से हमें इंसुलिन भी देना होता है। और इंसुलिन थेरेपी के दौरान हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकती है महिला, और इसके लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और ओरल एंटी डायबिटिक दवाइयाँ जो है मतलब कि मुंह से जो दवाइयाँ हम देते हैं वो मना किया जाता है, क्योंकि वो जो मुंह से देने वाली दवाइयाँ होती है ना वो क्या होती है कि प्लेसेंटा को पार करके और बच्चे में चली जाती है। तो बच्चे में अगर चली जाएगी तो क्या होगा, बच्चे के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जिससे कि वो बच्चा जो है हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है। तो इसीलिए हमें इंसुलिन ही देने के लिए कहा जाता है, उसका इंजेक्शन नहीं देने के लिए कहा जाता है। और दवाइयाँ जो मुँह से खाने वाली दवाइयाँ होती है वो जनरली मना किया जाता है खाने के लिए। फिर बच्चे की जो वेलबींग है उसको कंफर्म करने के लिए हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए, और जो टेस्ट होता है उसमें से क्या क्या होता है कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है ये 15 से 18 सप्ताह के बीच किया जाता है, और इसमें जो है जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी पता चलती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। तो इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ मतलब कि अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो गई है, या फिर जो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब जो पीछे का जो वो होता है ना रीढ़ की हड्डी, उसमें अगर कोई डिफेक्ट वगैरह होता है ना तो वो हमें इससे पता चल जाता है इस टेस्ट से, क्योंकि ये टेस्ट का लेवल जो है ये बढ़ जाता है, दिया है ना कि इसके दौरान इसका लेवल बढ़ जाता है अगर ये सारी बीमारियां होती है तो। फिर जो अगला टेस्ट होता है वो है NST, जो कि बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। फिर अल्ट्रासाउंड होता है, फिर FHS यानी कि फीटल का हार्ट साउंड जो हम लोग सुनते हैं। फिर महिला को अस्पताल में भर्ती करना होता है, क्योंकि जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उस टाइम पे क्या होता है कि महिला को 34 से 36 सप्ताह की अवधि के दौरान, क्योंकि टोटल हमें पता है कि 38 से 42 हफ्ते की टोटल प्रेगनेंसी होती है, तो जब 34 से 36 सप्ताह हो जाता है यानी कि लास्ट टाइम होता है, तो हमें उस टाइम पे महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, ताकि जो डायबिटीज़ के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको सही से मैनेज किया जा सके। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया, प्री टर्म लेबर, इन सारी चीज़ों की रोकथाम की जा सके, और डिलीवरी का जो है सही टाइम और का प्लानिंग वगैरह किया जा सके कि हम कब डिलीवरी करवाएं और कैसे करवाना चाहिए, नॉर्मल होगा या फिर C सेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें। पर अगर ये तो था कि जब
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, पर अगर कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं तो पहले ही क्लोज मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। फिर हम पता करेंगे कि डिलीवरी का टाइम और जो मेथड है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम एक चार्ट देखते हैं। ये चार्ट आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो ये चार्ट जो है इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे पूरा पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो है कि ये सारी चीज़ें कि प्रसव के पहले जो है ये सारी चीज़ें देखभाल हम वगैरह कर लेंगे, सारे बच्चे की मॉनिटरिंग वगैरह, डाइट मैनेजमेंट ये सब तो करेंगे। फिर अगर हम मेथड्स की बात करें तो सबसे 3 स्थिति हो सकती है। पहला स्थिति ये हो सकता है महिला का कि जो महिला है वो यंग है और उसको अभी कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन है या प्रसूति संबंधित जो भी जटिलताएं हैं वो अनुपस्थित है, यानी कि उसको कोई भी अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है या फिर जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी हमें नियंत्रण में है। तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी के लिए जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होता है, जो हम 9 मंथ का एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट निकालते हैं, तो तब तक इंतजार करते हैं और बच्चे को जो है अच्छे से मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि बच्चा ठीक है। फिर कोशिश करेंगे कि उसको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और अगर लेबर बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि कुछ आर्टिफिशियली मैनेजमेंट करते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह लगाते हैं। और अगर ये सब काम नहीं करता तब फिर हम सीजरियन सेक्शन पे ध्यान देते हैं कि सीजरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवा देंगे। ये तो हमारी स्थिति पहला हो गया कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब दूसरी स्थिति की हम बात करें जिसमें कि महिला के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, पर जो बच्चा है उसके अंदर जन्मजात विकृतियाँ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह लगा के कोशिश करेंगे कि डिलीवरी हो जाए। और अगर ये असफल रहता है, यानी कि डिलीवरी नहीं होती है, तो हम फिर सी सेक्शन करवा देते हैं। फिर जो अगला स्थिति है, तीसरा नंबर, इसमें तो है कि बहुत सारे मतलब कि कॉम्प्लिकेशन है। महिला के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है, जो बच्चे का सर है वो भी बड़ा हो गया है, जिसको हम लोग मैक्रोसोमिया बोलते हैं। फिर जो महिला है वो भी प्राइमरी ग्रेविडा है। प्राइमरी ग्रेविडा में हमें पता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेबर का टाइमिंग होता है और उसका उम्र भी अधिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इंसुलिन थेरेपी के बाद भी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम सीधा सी सेक्शन करवा के प्रेगनेंसी को ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद जो होता है, ये हमने देख लिया सारे। तो अब हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद, यानी कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, उसमें क्या करते हैं, जब तक कि महिला ओरली कुछ खाने के लिए नहीं शुरू कर देती है, मतलब मुंह से कुछ उसका खाना नहीं शुरू हो जाता या खाना पीना, तो हम क्या करेंगे, तब तक उसको IV ड्रिप लगा कर रखेंगे, जिसमें कि हम 5% डेक्स्ट्रोज लगा के रखेंगे और इंसुलिन का डोज दोनों को ही हम चालू रखेंगे। ठीक है। और हमेशा हर घंटे, मतलब प्रत्येक घंटे में हम ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करते रहेंगे महिला का, और इसके अनुसार इंसुलिन की डोज भी निर्धारित करते रहेंगे कि किस तरह से है और कितना हमें देना है। फिर हम जो शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का अच्छे से परीक्षण करेंगे। और जो परीक्षण करने के बाद हमें ध्यान देना होता है कि जो हाइपरवोलेमिया रोकने के लिए कॉर्ड को तुरंत क्लैम्प कर देंगे। ठीक है, कि बच्चे में हाइपरवोलेमिया ना हो जाए। और प्लेसेंटा की लंबाई नॉर्मली जो है वो जिसका डायबिटीज होती है ना महिला, उसके अंदर प्लेसेंटा की लंबाई ज़्यादा होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड की संख्या कम हो सकती है, मतलब कॉर्ड के अंदर जो नसें होती है उसकी संख्या कम हो सकती है। तो हमें उस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना है। फिर हम जो सूतिका अवस्था होती है, यानी कि जो परप्यूरियम पीरियड होता है डिलीवरी के बाद वाला पीरियड, उसमें हम लोग कैसे केयर देते हैं उसके बारे में है कि अगर ओवर डायबिटीज है, हमें पता है, हमें ओवर डायबिटीज के बारे में पहले पढ़ा है अभी जस्ट ही। तो अगर ओवर डायबिटीज है तो उस केस में महिला को जन्म के बाद तुरंत ही इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का रिक्वायर्ड डोज ब्लड शुगर लेवल के अनुसार हम दे देते हैं। ठीक है, पर जो GDM वाली महिलाएं होती है, जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस वाली महिलाएं होती है, उसको डिलीवरी के बाद नॉर्मली जो है इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पर हमें इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए जो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक वगैरह होता है वो हमें देना होता है। और महिला को अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने के लिए हम आधे से 1 घंटे में करवा देंगे। फिर हम बात करेंगे जो बच्चा है इसकी कैसे केयर करेंगे डिलीवरी के बाद। तो सबसे पहले बच्चा को हम किसी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर की, उसको कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, इसके लिए अच्छे से चेक कर लेंगे कोई बीमारी ना हो। फिर जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देंगे और शुरुआत के 48 घंटे में हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके रखेंगे। और जन्म के 2 घंटे के अंदर बच्चे का ग्लूकोज लेवल पता कर लेंगे कि उसका ग्लूकोज लेवल कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा है, जो महिलाएं जो डायबिटीज़ वाली होती है, उसके बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसलिए ब्लड ग्लूकोज का लेवल तुरंत ही हमें पता करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली और हमारा ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है उसको ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और GNM स्पेशल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।